हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 11 का एक वन शॉट रिवीजन कराता हूँ। तो हमारा लेसन है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 11 और आपका मैं एक क्या कराती हूँ इसका रिवीजन। और मेरे पूरे वीडियो को आप देखना और मैं आपका कंप्लीट चैप्टर आज करा देती हूँ। चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन एज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये आपको फुल फॉर्म इसका आना चाहिए। दिस इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट द बायोटेक्नोलॉजी इज, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। किसका? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड किसके साथ में इसमें इन्होंने नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करा? ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड मॉलिक्यूल एनालॉग्स। ठीक है, विथ ऑर्गेनिजम्स, सेल्स और यू कैन से molecular analogs किसके लिए? for the formation of product and human services के लिए और प्रोडक्ट के लिए किसको इंटीग्रेट करा? नेचुरल साइंस को ऑर्गेनिज्म के साथ, मेनली माइक्रोब इसमें यूज होते हैं। चलिए, अब बायोटेक्नोलॉजी के हमारे क्या है? मेन दो प्रिंसिपल हैं। अब आपको क्या पढ़ना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला है प्रिंसिपल वन इज कॉल्ड व्हाट इज जेनेटिक engineering, that is changing the chemistry of genetic material। इसमें क्या करते हैं कि आपके डीएनए की क्या कर देते हैं? केमिस्ट्री चेंज कर देते हैं। डीएनए की केमिस्ट्री को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। That does mean there is a manipulation। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेकेंड आपका क्या है? बायो प्रोसेस। सेकेंड प्रिंसिपल इज व्हाट? बायो प्रोसेसिंग क्या है? क्रिएटिंग अ सराउंडिंग एम्बियंस विच इज माइक्रोबियल फ्री। एक माइक्रोबियल फ्री कंडीशन क्रिएट करना। ठीक है, बायो प्रोसेस में क्या होता है? टू क्रिएट माइक्रोबियल फ्री कंडीशन। ठीक है, तो ये दो हमारे क्या हैं? प्रिंसिपल हैं। एम्बियंस हैज टू बी व्हाट? माइक्रोबियल फ्री। फाइन। एंड सेकेंड इज व्हाट? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मैंने आपको क्या बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन, बायोटेक्नोलॉजी के हमारे दो प्रिंसिपल। अब सबसे पहला जो बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट था, द रिकॉम्बिनेशन। मेनली हम क्या करते हैं जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, डीएनए की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड? आर डीएनए। इसको आप कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय whom? आप सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? आप लोगों ने जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको जरूर याद होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया है। किसने? किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर? दिस इज गिवन बाय होम? स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयल। ये नाम आपको याद रखना है। दिस इज फर्स्ट आर डीएनए।
was constructed by, आप इसको छोटा छोटा शॉर्ट नोट बनाओ एग्जाम में जाने से पहले लर्न करने के लिए, ठीक है, हैंड आउट्स आप बना सकते हैं। was constructed by Stanley Cohen and Herbert Boyer. This is Herbert Boyer। और कौन से ईयर में? 1972 में। किसको उन्होंने यूज करा? साल्मोनेला टाइफिमोरियम। आपको पता है कि साल्मोनेला टाइफिमोरियम क्या है? इज अ माइक्रोब दैट कॉजेज व्हाट? टाइफॉइड। तो साल्मोनेला टाइफिमोरियम आपको कंप्लीट लर्न करना है ये नेम। दैट इज अ व्हाट फैक्टर फॉर टाइफाइड, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफिमोरियम का प्लाज्मिड को बाहर निकाला, ठीक है, और इस प्लाज्मिड को क्या करा उन्होंने? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम इसको कट करा। एंड कट करने के लिए एंजाइम यूज करे। कौन से एंजाइम? एंडोन्यूक्लियेसेस। विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियेसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं ये एंडोन्यूक्लियेसेस। दे वर्क ऑन अ रिस्ट्रिक्शन साइट and they have added a DNA, foreign DNA to this, and this has become, और इसको join कराया किसकी हेल्प से? with the help of enzyme DNA ligase की हेल्प से इसको क्या करा दिया? join करा दिया। this joining was done with the help of DNA ligase की हेल्प से, और ये जो आपका डीएनए बन गया, दिस इज rDNA। नाउ दिस rDNA was, ये rDNA जो है it was incorporated into the host cell which was not Salmonella typhimurium। Salmonella typhimurium से इसको निकाला था। ये Salmonella typhimurium है और ये इसका बैक्टीरियल DNA है। And it was transferred into a new cell which is called what is? Yeast, that is Saccharomyces। And here is what? The recombinant DNA। अब आप देखो ये recombinant DNA आपको मिल गया और किसके अंदर? ईस्ट सेल के अंदर। So this is how the first recombinant DNA technology was done। आपको याद करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कंस्ट्रक्शन करी थी, किसमें? सैल्मोनेला टाइफिमोरियम से लिया था और उसको रिकंस्ट्रक्ट करके एंडोन्यूक्लियसेस की हेल्प से क्या करा था? इसको कट करा था, फाइन, एंड विद हेल्प ऑफ लाइगेज जॉइनिंग करी और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना इसको ईस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। और व्हाई ओनली इन द ईस्ट सेल? क्योंकि ईस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट? structurally closely related to Salmonella typhimurium। फाइन, तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। फाइन, तो ये हमारा किसने करा? स्टैनली कोहेन एंड रॉबर्ट बॉयर ने। अब आपको करना है कि देखो इस पूरे स्टेप में क्या हुआ? there were 3 basic steps। these are what? there were 3 basic steps। recombinant डीएनए बनाने के लिए हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेट इनटू अ वेक्टर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई, दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायर्ड जीन, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करा, ठीक है। फिर आपने क्या करा? नेक्स्ट इज व्हाट? दिस इज ए, बी इज इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए विद द डिजायर्ड जीन इनटू, this is introduction of the desired gene। you have to add it into the
वेक्टर, यहाँ पे आपने वेक्टर में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और वेक्टर के बाद में आप वेक्टर बनाने के बाद में ये क्या बन जाएगा हमारा rDNA। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आप इसको होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे टू गेट द टारगेट प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट के लिए आपने ये जीन लिया वो प्रोडक्ट आपको चाहिए, इसलिए आप इसको होस्ट सेल में डाल देंगे। Here yeast is which cell? A host cell। ये yeast की सेल क्या है, होस्ट सेल है। अब जब हम इसको ग्रो करेंगे तो विल गेट अ प्रोडक्ट। सो यू हैव टू दिस क्लोन इट। इसको किसमें आप क्या करेंगे, इसकी क्लोनिंग करेंगे, किसमें, इन होस्ट सेल टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए था, ये आप जीन चाहिए था, इसलिए आपने इसको इनकॉर्पोरेट किया था। फाइन। तो ये मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले किसने करा और कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर यूज करा, कौन होस्ट था, और रिकंस्ट्रक्शन डीएनए बनाने के लिए आपको जो डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी केमिस्ट्री को चेंज करने के लिए आपके पास में क्या है, 3 बेसिक स्टेप हैं। और ये आपको देखो, स्टैनले कोहेन का नाम आपको बहुत जरूरी याद रखना है, साल्मोनेला टाइफिमोरियम लर्न करना है, दोनों एंजाइम के नेम आपको लर्न करने हैं, एंडोन्यूक्लियसेस एंड डीएनए लाइगेज। चलिए अब हम करने वाले हैं कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए, और इस बायोटेक्नोलॉजी में हमारे बहुत सारे क्या यूज होते हैं, टूल्स होते हैं। देयर आर व्हाट, टूल्स विच आर यूज्ड इन व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक टूल है वो क्या है, देखो हमने तो ये ऐसे एक नरेट कर दिया कि आपने डीएनए निकाला, उसे कट करा, बट देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, सर्टेन केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड। और डीएनए जो है एक बहुत ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है, दिस इज नॉट वेरी इजी टास्क। तो हमने कौन कौन से टूल इसमें यूज करे हैं, तो मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो क्या है, हमारे एंजाइम्स। और कौन कौन से एंजाइम हम यूज करते हैं, तो देयर आर 3 बेसिक एंजाइम्स, ठीक है। पहला एंजाइम है आपका restriction enzymes. These are what, restriction enzymes. Second is what, ligase. This is ligase. Third is polymerase. DNA polymerase, मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, DNA polymerase, we can also write DNA ligase। तो आपके पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम यूज करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, देखो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। Ligase means to join, and we have to learn basically what for, किसके लिए, restriction endonucleases। अब ये restriction endonucleases जो हैं ये क्या एंजाइम है, देखो restriction endonucleases आपने देखा कि आपने वेक्टर डीएनए लिया, उसको कट करा, आपने सोर्स डीएनए को कट करके वेक्टर में ज्वाइन करना है, तो हमें क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूलर सिजर की जरूरत है। सिजर नॉर्मल हम यूज नहीं कर सकते, तो ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, शुगर फॉस्फेट के बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, किसमें, डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो जो हमारे एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं ये बैक्टीरियोफेजेस से ऑब्टेन करे थे सबसे पहले, जो कि किसमें, दे स्टॉप्स ग्रोथ इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। और जो सबसे पहले, और ये 2 टाइप के थे, एक तो डीएनए को कट कर देता है और दूसरा डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। तो जो सबसे पहला हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस यूज डिस्कवर हुआ,
तो वो कौन सा था हमारा? हिंद 2. हिंद 2 was first discovered endonucleases. आपको क्योंकि मैं रिवीजन करा रही हूं तो मैं समरी टाइप आपको करा रही हूं. तो फर्स्ट डिस्कवर क्या है हमारा? दिस इज व्हाट हिंद 2. अब इसका मैं नेमिंग बताऊंगी आपको. ठीक है, देखो आपकी बुक अब तो और एंजाइम आगे होंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टिल डेट वी नो अबाउट 900 endonucleases and which are obtained from, या फिगर याद रखना, obtained from 230 strains of bacteria. ठीक है, 230 strains, इतने टाइप के हमें बैक्टीरिया से हमने ये ऑब्टेन करे हैं. ठीक है, ये आपको ये नंबर लर्न करना है. अच्छा, जो मोस्ट यूज है, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मोस्ट यूज्ड आपका क्या है? इको R1. अब देखो भाई, हमने कहा हिंद 2, इको R1. अब इस एंजाइम की नेमिंग कैसे करते हैं? What is a nomenclature of these enzyme? How do we name these enzyme? इन एंजाइम को नेम करने के लिए कैसे नेम करना है? देखिए मैं आपको यहीं पे बताती हूँ. जो ये फर्स्ट लेटर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ जीनस. द सेकेंड 2 लेटर रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड. R stands for strain. बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन है? दिस इज व्हाट? द ऑर्डर और यू कैन से नंबर. जैसे इको R1, इको R2, इको R3 हो सकता है. अब यहाँ पे ये क्या है आपका? दिस इज Escherichia coli with R strain, R which this represent what the strain and number 1. फाइन. तो ऐसे आपको क्या करना है? लर्न करना है. जैसे हिंद 2 है आपका, दिस नेम यू हैव टू लर्न. दिस इज व्हाट? Escherichia coli. आपको ये स्पेलिंग आपने कई बार पढ़ी है. सो दिस इज फॉर Escherichia coli. दिस इज अ स्ट्रेन एंड दिस इज व्हाट? R. ये स्ट्रेन का ऑर्डर है, कौन सा टाइप का स्ट्रेन, और ये इसका नंबर. जैसे हिंद 2 है, दिस इज Haemophilus influenzae. D is a strain and 2 is a order. फाइन. तो ये मैं समझती हूँ कि आपको लेबलिंग इसकी पक्का से आ गई होगी, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि हाउ डू यू नेम द एंडोन्यूक्लियसेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अच्छा, अब ये जो एंजाइम है, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक. ये एंजाइम क्या है? बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर एक्ट करते हैं. और जो इनकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है, they recognize, they have a special site where they recognize. इनकी स्पेशल रिकॉग्निशन साइट होती है. दिस इज they recognize that site. और उस साइट को ये कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? by inspecting the entire length of the DNA. और जब उनको अपनी रिकॉग्निशन साइट मिलती है तो वहां पर ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड के ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, और इस स्पेसिफिक साइट को, हर एंजाइम की एक अपनी स्पेसिफिक साइट है, उस साइट को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक साइट. इसका मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी. दैट इज कॉल्ड विच साइट? ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लर्न कर लेंगे. दिस इज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है. फाइन. ठीक है, तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये पैलिंड्रोम क्या है ना.
हमें पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस ये जानने से पहले कि हर एंजाइम बहुत स्पेशल है, उसकी एक स्पेशल रिकॉग्निशन साइट है, उस साइट को हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। व्हाट इज दिस पैलिंड्रोम? देखो पैलिंड्रोम मैं आपको समझाती हूँ क्या है कि इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट कैन बी रेड। ये सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर हैं जिनको आप सेम तरीके से पढ़ सकते हो, दोनों डीएनए के स्टैंड पर अगर पढ़ने का ओरिएंटेशन तरीका क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, दिस इज फॉर इको R1। इको R1 के लिए दिस इज 5' और ये है आपका GAATTC and this is 3', right? Now this is GAATTC। आप समझ रहे होंगे कि मैं ये किसके चेरगॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। देखो अब ये क्या है, दिस इज अ GAATTC इज अ पैलिंड्रोमिक साइट फॉर इको R1। ठीक है, अब देखो अब मुझे इसको रीडिंग ओरिएंटेशन दोनों का क्या रखना है, सेम रखना है। इफ आई एम रीडिंग इट फ्रॉम दिस साइड 5', तो दूसरे स्टैंड को भी मुझे किस डैश से पढ़ना है, 5'। और अगर मैं 3 से पढ़ रही हूँ देन आई हैव टू कीप द रीडिंग ओरिएंटेशन सेम फॉर द अदर साइड ऑल्सो, नॉट साइड। ठीक है, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस एंजाइम के लिए कि जब एंजाइम है ये डीएनए को 2 तरीके से कट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको नेमिंग आ गई। अब जो एंजाइम है डीएनए को 2 तरीके से कट कर सकते हैं। these enzymes जो हैं ये क्या करते हैं, they break sugar phosphate bond between न्यूक्लियोटाइड अपने पैलिंड्रोम में शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, और इसके 2 मेथड हैं, दे कैन फॉर्म ब्लंट एंड एज वेल एज विच एंड, स्टिकी एंड्स। कौन से एंड, स्टिकी एंड्स। ये ब्लंट एंड भी बना सकते हैं और कौन से एंड भी बना सकते हैं, स्टिकी एंड्स भी बना सकते हैं। अब ये ब्लंट एंड और स्टिकी एंड क्या है? ब्लंट एंड तो देखो कि फॉर एग्जाम्पल ब्लंट एंड का मैं एग्जाम्पल दूं, सपोज दिस इज GCCATC। ठीक है, तो आपको मैं पैलिंड्रोम लिखने का तरीका भी देखो मैं लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे। GCC तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CGGGC और ये आपका दिस इज 5' and this is 3', 3 and 5। तो जो ब्लंट एंड होते हैं वो क्या करते हैं, दे कट डायरेक्टली, दोनों स्टैंड को सेंटर से कट करते हैं। सो दिस एंड इज कॉल्ड विच एंड, अ ब्लंट एंड। दे कट द डीएनए फ्रॉम द सेंटर। और ये जो स्टिकी एंड्स हैं, दे कट द डीएनए, दे ब्रेक द बॉन्ड little away from the center। ठीक है, कहां से कट करते हैं, little away from the center। अब देखो मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं दोबारा से लिखती हूँ आपके लिए एग्जाम्पल so that you will understand it nicely। This is your GAATTC। ठीक है, on this side is 5', this is 3', this is 3', this is GAATTC और ये हो गया आपका 5'। अब ये स्टिकी एंड कैसे बनेगा, इको RI ने इसकी जब इसको पूरे डीएनए को ऑब्जर्व करा, अब इसको कहां से ये आपको याद करना है
कि ये G और A के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ये इधर चला गया, वो उधर चला गया, है ना। तो आपके पास में क्या बच गया, ये देखो यहाँ पर दिस इज A T T C with the 3 dash, fine, और G आपका is here at 5 dash, और यहाँ पे 3 dash, and you will have C T T A and G is here at 5 dash, ठीक है। तो जो आपका ये एंड बना सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग और अंडर हैंगिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो सिंगल स्टैंड है, ओवरहैंग कर रहे हैं या अंडर हैंग कर रहे हैं, जिनकी बेस पेयरिंग भी टूट गई है, बेचारे लटके हुए हैं, इन एंड्स को हम क्या कहते हैं, इन सबको दीज आर कॉल्ड व्हाट इज स्टिकी एंड। और स्टिकी एंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फैसिलिटेट, ये ही प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि क्या है आपका जो फॉरेन डीएनए, क्योंकि सेम एंजाइम फॉरेन डीएनए को भी कट करता है और वेक्टर को भी, तो दोनों के पास स्टिकी एंड्स होंगे, तो स्टिकी एंड आके क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। सो इट हेल्प्स इन व्हाट, फैसिलिटेटिंग द joining of the two। और जब ये join करेंगे, so they which enzyme will be used, DNA ligase। तो आप ये जो sticky ends जो हैं, they provide the facility for the activity of what, action of enzyme DNA ligase। यहाँ पर DNA ligase जो है, this DNA ligase जब sticky end बन जाएंगे तो आपका डीएनए लाइगेज वेक्टर और फॉरेन डीएनए को ज्वाइन कर देता है, फाइन। तो ये आपने क्या पढ़ा कि कैसे हम जो है स्टिकी एंड फॉर्म होते हैं, फाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, और ये कॉन्सेप्ट आपको एंजाइम्स के बारे में जाननी जरूर है। और एक और आपकी टर्म आती है कि एंजाइम कैन बी एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। देखो एक्सोन्यूक्लियसेस एज अ नेम इंडिकेट, जो डीएनए को साइड से कट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस, ठीक है। और जो डीएनए को विद इन कट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस। देखो विद इन दो तरीके से कट होगा, कैसे, आपका स्टिकी एंड भी बन सकते हैं और ब्लंट एंड भी बन सकते हैं। मैं लिख ही देती हूँ आपके लिए कि जो हमारे ये जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं आपके क्या हैं, दो आप फिर से डिवाइड कर सकते हैं, एक्सो एंड एंडो। एक्सो कहाँ से कट करते हैं, विद इन, और एंडो कहाँ से कट करते हैं डीएनए को, फ्रॉम द एंड्स। और इसमें हमारे कौन कौन से एंड होते हैं, ब्लंट एंड, एंड यू ऑल्सो हैव विच एंड, स्टिकी एंड्स, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों समझा दिए, फाइन। अब देखो इसके बाद में हाउ इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका फिगर है, मैं एक आपको वीडियो अलग से दूंगी जिसमें मैं सारे फिगर समझाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हमें डीएनए के मॉलिक्यूल को क्या करना है, सेपरेट करना है, क्या भी मैंने आपको पढ़ाया, टेक्नोलॉजी बता दिया। तो अगर हमने डीएनए के मॉलिक्यूल को प्योरीफाई करना है, सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, तो हम कैसे करते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, सेपरेशन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, separation and isolation। This is separation and isolation of DNA। इसके लिए ये हम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से इसके मार्क्स इसको स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कौन सा मेथड है,
बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसके ऊपर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, पर आप इसका एक फ्लो चार्ट याद कर लो तो हो जाएगा। क्या है आपका डीएनए में आपके लिए फ्लो चार्ट बना रही हूँ। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और डीएनए जो है जब कहाँ पे रखते हैं? इन द वेल्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कहाँ रखते हैं? वेल्स में। कहाँ? ये क्या है आपका? दिस इज व्हाट? कैथोड। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इट स्टार्ट मूविंग इन व्हाट? अगरोस जेल। अगरोस जेल जो कि क्या है? एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वीट, ठीक है। और इट स्टार्ट मूविंग इन अगरोस जेल टुवर्ड्स एनोड की तरफ जाना शुरू करेगा बाय सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इट। सीविंग इफेक्ट से जाने लगेगा, छोटे मॉलिक्यूल पहले पहुंच जाएंगे और बड़े मॉलिक्यूल पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या आएगा? स्मॉलर fragment will move farther। वो क्या है? दूर चले जाएंगे। स्मॉलर फ्रेगमेंट विल मूव फादर, ठीक है। और इसको जो है एनोड में अब आप कैसे विजुअलाइज करेंगे, कैसे देखेंगे? डीएनए बिना स्टेन करे आपको दिखाई नहीं देगा। सो दिस विल बी स्टेन्ड। इसको स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड से आप इसको क्या करेंगे? स्टेन करेंगे। दिस इज ETBR। और आपको कौन सा? ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। आप इसको क्या करेंगे? स्टेन करेंगे और फिर यूवी रेज में आप इसको एक्सपोज करेंगे। आपको ये ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे, ठीक है। और फिर आप यहां से इसको क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एंड दिस एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड व्हाट इज? इल्यूशन। आपको डीएनए जो है मिल गया। और इस होल प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक छोटी सी डिवाइस होती है, इसमें करते हैं। फाइन, ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्लोनिंग वेक्टर। ये आपका फ्लो डायग्राम है जो आपको जरूर आप इसको नोट करेंगे। और नोट करके आपको ये देखो एग्जाम में फ्लो डायग्राम ऐसे नहीं, ये जो इसका आंसर है इसको फ्लो डायग्राम बना के नहीं लिखना है, ये आपको लर्निंग के लिए है। आप इसको पॉइंट्स में स्टेप्स बनाकर लिख सकते हैं। चलिए अब हमको क्या पढ़ना है? क्लोनिंग वेक्टर। ये जो टॉपिक है ये सब बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, पर चलो आपको याद तो करना ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोनिंग वेक्टर। अब आपका आया क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर में आपको क्या पढ़ना है कि जो आपके बैक्टीरियोफेजेस हैं और प्लाज्मिड। देखो ये क्या है? हमारे मोस्ट कॉमन वेक्टर्स हैं। जो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये किसी भी सेल के अंदर जाके फटाफट अपने आप क्या कर जाते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर सबसे पहले आपको याद करना है बैक्टीरियोफेजेस एंड प्लाज्मिड, ठीक है। ये क्या करते हैं? दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट
विद इन अ सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, चाहे वो होस्ट सेल डिवाइड करे या ना करे। ठीक है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है। एंड दे कैन फॉर्म व्हाट 15 to 100 कॉपी पर सेल। हर सेल के अंदर इतनी कॉपी बनाने की इनकी कैपेसिटी है। इसलिए इस बैक्टीरियोफेजेस या प्लाज्मिड को हम वेक्टर यूज करते हैं। वैसे और भी बहुत सारे वेक्टर हैं, बट दिस इज ऑल्सो, ये हमको आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। चलिए, अब एक वेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए दैट वी हैव टू लर्न। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट करके, क्रिस्प करके पढ़ाऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से देखो एग्जाम में आने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ हर एक नॉर्मल बच्चे के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको इस वीडियो से फायदा हो जाएगा। एटलीस्ट जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो फटाफट आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, एक जो वेक्टर क्लोन करने वाला है उसके क्या फीचर होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है हमारा ORI। वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के हमारे दो काम हैं बड़े इंपॉर्टेंट। कि सबसे पहला क्या है कि ये क्या करता है, इट स्टार्ट रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि इट ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर। तो अगर आपको बहुत सारे कॉपी चाहिए तो आप ऐसा वेक्टर यूज करो जिसका ORI हायर कॉपी नंबर सपोर्ट करता है। फाइन, डन। नाउ सेकेंड इज व्हाट, सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, दे हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या मैं आपके लिए लिखती हूँ, आपको याद रहेगा, बच्चों की ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन का मतलब समझते हो आप, एलिमिनेशन ऑफ किसका, आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेट, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेट। और क्या करते हैं ये, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट का क्या करा इन्होंने, देखो सिलेक्शन करा, ये इसका नॉन ट्रांसफॉर्मेशन का एलिमिनेशन कर दिया, और सिलेक्शन किसका करा, ट्रांसफॉर्मेंट का। ठीक है, और ये जो हमारे मोस्ट कॉमनली जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, ये होते हैं हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, आपको याद करना है कि ये क्या होते हैं हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिनको हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे सेलेक्टेबल मार्कर हैं। देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका आ गया एम्पेसिलिन, जैसे आपका आ गया टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरोफेनिकॉल, आपके एग्जाम्पल जैसे ये क्लोरोफेनिकॉल, कैनामाइसिन, आपका आ गया कैनामाइसिन, फिर आपका आ गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इस तरह से ये आपको इसके नेम भी लर्न करते हैं। लेकिन आपको एक बात याद करनी है कि जो नॉर्मल इकोली सेल होती है उसमें कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता। ये बात आपको पक्का से याद रखनी है कि एक नॉर्मल इकोली, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ,
ये कि जो नॉर्मल ई कोली सेल्स है उसमें हैज नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हम इसमें आर्टिफिशियली इनकॉर्पोरेट करते हैं। फाइन। और लास्ट आपको पढ़ना है ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख दिया, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैं आपके लिए लिखती हूँ, दैट इज क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट। अब ये क्लोनिंग साइट बहुत इजी टॉपिक है। जितने भी हम इसमें जीन हैं इनके लिए जो एंजाइम्स हैं, जो हमारे यहाँ पे एंडोन्यूक्लियेसेस हैं, उनकी एक सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट शुड बी सिंगल। ये सिंगल साइट होनी चाहिए। सिंगल साइट अगर नहीं होगी तो क्या होगा कि जो अगर एक एंजाइम की एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट हो गई तो वो वेक्टर को क्या कर देगा, पीसेस में कट कर देगा, और उसके क्या बन जाएंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। जैसे आप देखो कि आपका PBR 322, ये आपको पता है, दिस इज PBR 322। ये प्लाज्मिड बॉलिवर रुडविग आर्टिफिशियली मेड प्लाज्मिड है। इसमें आपको मालूम है कि यहाँ पे ये जो जीन है, दिस इज व्हाट TET-R, दिस इज व्हाट ROP, और ये क्या है ORI, और ये है आपका एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन। फाइन। अच्छा, अब इसमें आप देखो ये जो साइट है किसके लिए है, BAMH1। This site is for SAL1. This site is for protein vulgaris 2, and this is for PST1. This is for protein vulgaris 1. This is for EcoR1. This is, and here you have 2 sites. This is for CLAIR1 and this is for HIND3. तो हर एंजाइम की सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके बहुत सारे क्या हो जाएंगे, हमारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को ये आपका क्या आया, दिस इज कि मैंने फिर आपको रिवाइज करा देती हूँ कि एक वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसके पास में सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और उसके पास में सिंगल क्लोनिंग साइट होना चाहिए। और हम सेलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है और ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है। अब इसको हम कैसे, सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का काम क्या है, ये कैसे करते हैं सिलेक्शन ऑफ नॉन सिलेक्शन, बाय ग्रोइंग देम इन अ स्पेसिफिक मीडियम, और उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए। और सिलेक्शन, ये हमारे पास में सिलेक्शन के 2 मेथड हैं। एक को हम आप बस मेथड का एटलीस्ट नाम याद कर लेना। एक है आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और दूसरा क्या है हमारा, ग्रोइंग देम इन व्हाट, द बाय कल्चर करते हैं उनको हम प्लेटिंग मेथड। ठीक है, तो सेलेक्ट, इसमें हमारे आपके पास में 2 मेथड हैं। वन इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और इसमें हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट होता है वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है दैट प्रोड्यूस ब्लू कलर। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में ये ब्लू कलर दे देता है। और दूसरा आपका जो है ये प्लेटिंग, हम क्या करते हैं कि ग्रोइंग देम इन अ, जो आपके जो इंसर्टेड होते हैं, जो इंसर्ट होते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं इन एंटीबायोटिक containing medium।
एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में इनको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये दो मेथड है। दिस इज इजियर मेथड, दिस इज वेरी क्यूम्बसम, डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, पर अब आप एटलीस्ट नाम याद करना। इसमें जो है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज होता है। फाइन, क्योंकि मैं रिवीजन करा रही हूँ इसलिए मैं आपको जस्ट नेम लर्न करा रही हूँ। ओके, अब आपको जीन ट्रांसफर करने के लिए, अगर हमें प्लांट में, अभी तक हमने बात करी किसकी, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में हम जीन ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मेट या बैक्टीरियोफेजेस से। अगर आपको प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो हम कैसे जीन ट्रांसफर करेंगे, एनिमल में जीन ट्रांसफर करना है तो हम कैसे जीन ट्रांसफर करेंगे। तो प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए, दिस इज gene transfer in case of plant. This is gene transfer in number one is plant. प्लांट में हम मेनली हम क्या यूज करते हैं, आपके पास एग्जाम्पल है। वन इज एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, इसका फुल नेम याद करिए। दिस इज, और करेक्ट स्पेलिंग के साथ में, एग्रोबैक्टीरियम, दिस इज ट्यूमिफेसेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इट हैज अ स्पेसिफिक प्लाज्मेट दैट इज कॉल्ड टी, इसमें टी डीएनए होता है। टी मतलब ट्यूमर कॉजिंग, इट हैज व्हाट, टी डीएनए, ठीक है। इससे क्या कॉज होता है, ट्यूमर। और दिस टी डीएनए में क्या करते हैं कि टी डीएनए से ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन हटाकर क्या डाल देते हैं, जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। सो इन दिस टी डीएनए और टीआई प्लाज्मेट पे कह सकते हैं इसको, दिस ट्यूमर causing genes are replaced and the genes of human interest के जीन क्या कर देते हैं, इसमें रिप्लेस कर देते हैं, एंड यू कैन ट्रांसफर द जीन। एंड इन केस ऑफ एनिमल्स में जीन ट्रांसफर नॉर्मली कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में, रेट्रोवायरस आरएनए जेनेटिक मटेरियल है एंड दे हैव अ जीन टू कॉज अ डिजीज। तो उसकी जो जीन डिजीज कॉज करते हैं, दे आर रिप्लेस, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट इज, disarming pathogen. That is called by disarm पैथोजन, ठीक है। जो उसके डिजीज कॉजिंग जीन है, दे आर रिप्लेस्ड बाय द जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। फाइन। और डिसआर्म पैथोजन वेक्टर के जो डिजीज कॉजिंग जीन है उसको हटा दिया, और जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट कैन बी डन, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा कि जीन हमने ट्रांसफर करा बैक्टीरिया से, वायरस से, रेट्रोवायरस से, बैक्टीरियोफेजेस से। समटाइम वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर इज आल्सो देयर, वेक्टर के बिना भी हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये है 1 मार्क का कभी क्वेश्चन आ जाता है, वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर, वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर। आपको जीन ट्रांसफर करना है बिना वेक्टर के, समटाइम डायरेक्टली वी कैन डू इट, ठीक है। तो वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एनिमल सेल में आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली आप न्यूक्लियस में इंजेक्शन दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। और प्लांट सेल में क्या करते हैं बायोलिस्टिक
बायोलिस्टिक और आप इसको कहते हैं जीन गन के थ्रू। और इस जीन गन में 2 मेटल यूज होती हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन। ठीक है, गोल्ड एंड टंगस्टन के थ्रू भी इसमें यू हैव गोल्ड एंड टंगस्टन के साथ जीन ट्रांसफर करते हैं। देन नेक्स्ट इज डिसआर्म्ड पैथोजन। वेक्टर में हम जब जीन ट्रांसफर करते हैं तो उसका डिजीज कॉजिंग जीन हटा के दूसरा जीन डाल देते हैं। ठीक है, देन यू ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोपोरेशन, हाई वोल्टेज से जो है हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। फाइन, अब हाउ टू मेक अ सेल कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक द फॉरेन डीएनए। एक सेल आपने हर तरीके से, देखो ये तो वेक्टरलेस है, आपने डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर दिया। कभी जब आपने एक वेक्टर तैयार करा आरडीएनए वाला, तो आप इसको सेल के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, एक सेल कैसे कॉम्पिटेंट हो जाती है कि वो क्या है जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले ले। सो हाउ टू मेक, दिस इज हाउ टू मेक a cell competent to take up our DNA। कैसे एक सेल आरडीएनए को ले लेगी? क्या करते हैं कि ये सेल है, दिस इज व्हाट अ सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ है। अब इसको होस्ट सेल में जाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इट हैज टू बी ट्रीटेड विद विच आयन, डाइवेलेंट कैल्शियम आयन से, जिससे इसकी सेल वॉल थोड़ी सी लूज हो जाएगी। अब क्या करेंगे, टू बोथ ऑफ देम आर इंक्यूबेटेड इन व्हाट, आइस, देन एट 42 डिग्री सेल्सियस, देन अगेन इन द आइस। व्हेन इट इज कौन से स्टेज में आएगा, 42 में आएगा, तो आपकी ये जो सेल है इसमें जो डीएनए है एट दिस स्टेज, डीएनए गेट व्हाट, इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस। अब आपका डीएनए इसके अंदर चला जाता है। फाइन, ये आपका कभी कभी 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि विच आर द आयंस विच आर नॉर्मली यूज्ड। ठीक है, चलिए अब आपको पढ़ना है कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और डीएनए का मॉलिक्यूल आपके पास में कम है, तो आप उस डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, विच इज, ये 3 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, जिसको आप कहते हैं पीसीआर रिएक्शन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट बाय यूजिंग विच रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर आप अपनी बुक से जरूर याद करना। दिस इज व्हाट, पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये रिएक्शन इसलिए होती है कि अगर हमारे पास में क्या है कि डीएनए सैंपल बहुत कम है, तो हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है, या आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, तो आपको इसकी बहुत सारी कॉपी चाहिए। तो दिस इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है, ये डीएनए है आपका मॉलिक्यूल, ठीक है, और आपको इसकी पोलैरिटी पता ही है, पोलैरिटी आप हमेशा करेक्ट लिखिए। फाइन, दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल। इसको हमने क्या करना है, हीट, नॉर्मली 92 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो दिस गेट व्हाट, डीनेचर्ड। डीएनए का नेचर क्या है, डबल स्टैंडर्ड। तो ये दोनों मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, दोनों मॉलिक्यूल में से दोनों स्ट्रैंड जो है आपके
दूर दूर हो गए, दिस इज डीनेचर्ड। सेकेंड स्टेप में व्हाट विल डू, व्हाट इज रिक्वायर्ड, प्राइमर। प्राइमर, ये हमने क्या ऐड करे, प्राइमर। प्राइमर क्या है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज ये प्राइमर है आपके आर्टिफिशियली सिंथेसाइज ओलिगो, दिस इज ओलिगो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे पॉलीमर हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड के, जो कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करे गए हैं एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट। ये दोनों स्टैंड क्या है, टेम्पलेट है, ठीक है, ये दोनों स्टैंड टेम्पलेट है एंड दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या है आप याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। फाइन, अब ये प्राइमर हमने इसमें ऐड कर दिए एंड अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल दे जॉइन ईच अदर। और इस प्रोसेस को, दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इट इज कॉल्ड annealing। फाइन, नाउ स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, दिस स्टेप नंबर 3 इज एक्सटेंशन। ये आपका 5-3 एंड 5। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका नया स्टैंड बन रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल बी 5 to 3। फाइन, एंड दे विल फॉर्म, ये देखो आपके नए स्टैंड बनने की डायरेक्शन, ये बॉन्डिंग हो गई किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंड पेरेंटल स्टैंड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटेंशन। दिस इज स्टेप नंबर 3 एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, इस स्टेप को आप क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अब यहाँ पे आपको एक बात बहुत जरूरी याद करनी है, दिस इज स्टेप नंबर 3, ये जो आप, ये है आपका, ये थर्ड स्टेप है, इसको आप क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। अब इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है आपने याद करा, दिस इज दे बिकम डीनेचर्ड, annealing, and step number 3 is what, extension। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में there is a use of, मैं स्पेशल इसको मार्क करके लिखती हूँ, there is a use of a special enzyme that is called DNA polymerase। और जो DNA polymerase यहाँ पर यूज हो रहा है, I'll write it here, this DNA polymerase contain what, Taq polymerase, Taq polymerase, Taq polymerase, and you have deoxy ribose न्यूक्लियोटाइड्स। देखो इस प्रोसेस के लिए दो चीज की जरूरत है, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड नहीं होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड नहीं बनेगा और नया स्टैंड नहीं बनेगा। और यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, टैग पॉलीमरेज। ये एक, क्योंकि ये प्रोसेस हाई डिग्री पे होती है, हायर टेम्परेचर पे होती है, तो हमको ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड ना हो। तो ये वाला डीएनए पॉलीमरेज को एक स्पेशल बैक्टीरिया से मिलता है, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, और दिस इज एन आर्ची बैक्टीरिया विच कैन विथस्टैंड अ वेरी हाई टेम्परेचर। और इसको जो नाम दिया गया है टैग, tag name has come from here. This stands for tag. Tag is Thermus aquaticus. Fine. और अब this is first step.
denaturation, annealing and what extension. अब extend होने के बाद it can form many copies of it. 30 cycles कर सकता है और एक डीएनए से आपको 1 बिलियन कॉपी मिल सकती है. You can get 1 billion. You can get 1 billion copy and we can use it as and when you want. अब मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ कि जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप किस वजह से बनाते हैं. स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ लिया था फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो देखो टारगेट हमारा क्या था कि टू मेक अ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस ऑर्गेनिज्म में हमने आरडीएनए डाला है उसको हमें क्या करना है, कल्चर करना है. फाइन. सपोज आपने इस बैक्टीरियल सेल में यू हैव एडेड, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, सपोज यू हैव एडेड दिस इज अ, ये आरडीएनए आपने इसमें डाल दिया. नाउ यू वांट अ प्रोडक्ट ऑफ इट. तो इसको प्रोडक्ट बनाना ही हमारा क्या है, इज अ मेन एम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच इज फॉर ह्यूमन सर्विसेज. ठीक है. तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये. ठीक है. अब जिस इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट. ठीक है. ये हमारा क्या है, दिस इज अ मेन टारगेट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब क्या करते हैं कि इसको हमें ग्रो करना है, इस सेल को. द सेल कैन बी, you have to grow a cell in a culture medium, in a culture. तो हम सेल को दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं. आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आपने फ्लास्क में ग्रो करा और आपने बायोरिएक्टर में ग्रो करा, है ना. आप इसको ग्रो कर सकते हैं इन 2 डिफरेंट वे. एक को हम कहते हैं बैच कल्चर, बैच कल्चर. एक होता है हमारा कंटिन्यूअस, वन इज कॉल्ड व्हाट इज continuous culture. This is continuous culture. एक है आपका बैच कल्चर और एक आ गया आपका कंटिन्यूअस कल्चर. बैच कल्चर में क्या करते हैं, हम एक बैच हम बैक्टीरिया का डाल दिया, ग्रो करा, उसका जो प्रोडक्ट मिला वो हमने ले लिया. बैच कल्चर में क्या करते हैं, जो हमारा कल्चर मीडियम है एक साइड से उसको, सॉरी कंटिन्यूअस कल्चर में डालते रहते हैं वन साइड से और दूसरे साइड से प्रोडक्ट हमको मिलता रहता है. सो दैट जो हमारा कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम है दैट इज बेटर देन द बैच कल्चर सिस्टम. एक्चुअली जब आप ग्रो करने लगते हैं तो आपने पढ़ा है एक फेज आती है ग्रोथ फेज. तो इसमें क्या करते हैं कि देखो यूज मीडियम, इसमें आप थोड़ा सा पढ़ लो, ये आपके एनसीईआरटी में है, ये नहीं है, कि जो यूज्ड मीडियम है, यूज्ड मीडियम को क्या करते हैं हम लोग निकालते रहते हैं. यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड, इज क्या करते हैं इसको, इज ड्रेन्ड आउट कंटिन्यूअसली. कंटिन्यूअसली जो है यूज मीडियम ड्रेन आउट करते रहते हैं. ठीक है. और फ्रेश मीडियम जो है, फ्रेश को क्या करते हैं हमेशा ऐड करते रहते हैं. ठीक है. और यू कैन गेट अ प्रोडक्ट व्हेन इट रीचेस टू द लैग और एक्सपोनेंशियल फेज. ठीक है. अब ये सब करने के लिए हमारे पास क्या है, बायोरिएक्टर. बायोरिएक्टर क्या है, डिवाइस है. और बायोरिएक्टर हमारे क्या होते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी 100 से लेकर 1000 तक होती है. उसका फिगर मैं आपको डायग्राम वाले वीडियो में बताऊंगी. और हमारे पास 2 तरीके के बायोरिएक्टर होते हैं. हमारे पास इसको ग्रो करने के लिए क्या होते हैं, बायोरिएक्टर, जिनका कैपेसिटी 100 से लेकर 1000 लीटर तक हो सकती है. ठीक है. और ये जो आपके रिएक्टर हैं, ये हमारे 2 टाइप के रिएक्टर हैं. वन इज कॉल्ड सिंपल स्टर्ड
simple stirred tank type, and other is called sparged stirred टैंक बायोरिएक्टर। दोनों में एक ही फर्क होता है कि इसमें स्पार्जर होता है, नीचे से हवा जाती रहती है, और उसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक सिंपल एक रोटेटर होता है। बट जो मोस्ट हमारे यूज बायोरिएक्टर हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? स्टर्ड टाइप बायोरिएक्टर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और बायोरिएक्टर में जब हम इसको ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसमें हम जो है पीएच सिस्टम, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सप्लाई, विटामिन इफ रिक्वायर्ड, बहुत सारी जरूरत होती है, तो विटामिन हो गया, ये सब को क्या करते हैं, और इसकी ह्यूमिडिटी हो गई, एयर हो गई, तो ये सब को लुक आफ्टर करना इज कॉल्ड व्हाट इज बायोसिंथेटिक फेज। तो ये सारी जो रिएक्टर के अंदर जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं कौन सी फेज? बायोसिंथेटिक फेज। और जब हमें प्रोडक्ट बायोसिंथेटिक फेज से हमको क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट मिल जाता है। और जब हमें प्रोडक्ट मिल जाता है तो डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज इट, तो हमें इस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है? ये आपकी फेजेस हैं ए बायोरिएक्टर में, और जब आपको प्रोडक्ट मिल गया तो आपको कौन सा क्या करना होगा? डाउन स्ट्रीमिंग। दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या है, क्या करना पड़ता है आपको? इन डाउन स्ट्रीमिंग यू हैव टू प्यूरिफाई। सबसे पहले हमें इसका क्या करना है? प्यूरिफिकेशन करना है। और दिस इज, पहले आपको क्या करना है? प्यूरिफिकेशन। जब आपने प्रोडक्ट ले लिया तो आपको क्या होगा? प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, आपको इसकी क्वालिटी कंट्रोल करनी है, क्वालिटी कंट्रोल। आपको अगर मेडिसिन है तो इसकी आप टेस्टिंग करेंगे, ट्रायल करेंगे, एंड देन इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग। मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया वन शॉट में, एक्सेप्ट फिगर्स। फिगर के लिए मैं इंपॉर्टेंट फिगर्स के लिए मैं आपको इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट फिगर हैं, एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला और एक बायोरिएक्टर का। फिगर के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगी, पूरी बुक के सारे फिगर्स का मैं अलग वीडियो देने वाली हूँ। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और मैं उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी किसके? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स। फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, and don't forget to click like button.